डॉक्टर का जो काम रहता है वो जन सेवा का ही काम है बेसिकली। अगर आप देखने जाए तो अगर आप आम आदमी पार्टी को देखते हैं तो सबसे पहले मैं केजरीवाल जी को अगर देखूं, वो इतने शिक्षित हैं, आईआईटीएन है। अगर कोई आगे बढ़ता है, ये एक नॉर्मल चीज है, ये आप पार्टी को लेके बस ना अगर देखा जाए तो कोई भी आगे बढ़ता है तो दूसरा उसको नीचे खींचने की कोशिश करता है। आप देखिए, आप पहले सड़क बनाते हैं, उसके बाद आपको याद आता है अरे आपने पाइपलाइन तो बिछाई नहीं, फिर आप सड़क काटते हैं पाइपलाइन बिछाने के लिए। तो मैं हर वार्ड में एक वार्ड क्लिनिक की स्थापना कराना चाह रही हूँ, लाइक मोहल्ला। आप ये बताइए कौन सा मेयर प्रत्याशी जो होगा या कौन सा मेयर जो चुन के आया होगा वो कोई भी चीज निःशुल्क प्रोवाइड करेगा? ट्रैफिक ये हो गया, गाड़ियों से जो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, वो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा। तो आपकी इसे वॉइस वाली जो गाड़ियाँ आती है वो सब चीज़ें, उस पर तो बैन ही लगा देना चाहिए। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, यही हम कहते हैं। सबसे पहले तो उन्हें सोचना चाहिए उनका क्या प्लान है। मेरे पास तो मेरा पूरा फ्लरिश करियर है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तो अपनी डॉक्टरी की चीज़ को इसमें अप्लाई करना चाह रही हूँ। दिग्गज नेता से आप क्या समझते हैं? क्या दिग्गज नेता का मतलब ये होता है कि वो पहले नेता प्रतिपक्ष रही हैं, या दिग्गज नेता का मतलब ये होता है कि वो मेयर की वाइफ रही हो? ये दिग्गज नेता नहीं। अगर आप दिग्गज नेता कहना उनको चाह रहे हैं तो दोनों प्रत्याशियों को उन्हीं के वार्ड से आप मेयर इलेक्शन छोड़िए, आप उनको पार्षद चुनाव लड़ा के दिखाइए, वो भी निर्दलीय। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, 10 लाख से भी ज्यादा आबादी वाला ये शहर 11 तारीख को ये तय करने वाला है कि उनके जीवन की आमूल चूल समस्याएं जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, सफाई, सुरक्षा, इसके अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मित्तल और आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की महापौर उम्मीदवार डॉक्टर शुभांगी तिवारी। नमस्कार। नमस्कार। शुभांगी जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपका बचपन कहाँ बीता है, आपकी शिक्षा कैसी रही है और रायपुर शहर से आपका क्या नाता है। मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन रायपुर हूँ। स्कूलिंग मेरी दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई है, रायपुर से। उसके बाद एमबीबीएस करने के लिए मैं मैंगलोर चली गई थी। एमबीबीएस मेरा कंप्लीट हुआ 2018-19 में। 2018-19 में इंटर्नशिप के लिए मैं यहाँ मेकाहारा से इंटर्नशिप करी हुई हूँ अपनी। उसके बाद आई हैव वर्कड मतलब यहाँ एम्स में, एम्स रायपुर में, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मैं वर्क की हुई हूँ। कोविड के टाइम में मैंने एम्स में काम किया है। उसके बाद मेरा पीजी में सिलेक्शन हो गया था तो मैंने बरेली से एमएस जनरल सर्जरी किया। ओके मैम, आपका काफ़ी स्टूडियस एंड एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, तो आपका राजनीति में इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। देखिए, डॉक्टर का जो काम रहता है वो जन सेवा का ही काम है बेसिकली। अगर आप देखने जाए तो कोविड में अगर मैं अपनी सर्विस दे रही हूँ, निःशुल्क मैं यहाँ पर कैंप भी करवाई थी, तो अगर ये सारी चीजें, तो वो एक जन सेवा में जो कर रही थी वो एक लिमिटेड पीपल के लिए था। अब पॉलिटिक्स में आके मुझे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, मम्मी क्योंकि मेरी 10 साल निर्दलीय पार्षद रह चुकी है, तो मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट उनको देखते हुए, मम्मी मेरी 2004 से 2014 तक पार्षद थी। उसके बाद भी नॉट बी मतलब पोस्ट में ना रहने के बावजूद भी मेरे पेरेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। जनता भी हमारे घर आती है कि आप पहले पार्षद रह चुके हैं, ये उसके बावजूद भी, पोस्ट में ना रहने के बावजूद भी वो जनता की मदद करते आ रहे हैं। तो ये अगर आप निस्वार्थ भाव से लोगों को देखते हैं तो ये थोड़ा सा आपको इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई नहीं, मुझे भी करना है। तो एज अ करियर मैंने डॉक्टर हमेशा से सोची थी कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी। तो मेरा पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट था, तो एमबीबीएस के बाद भी मैंने घर में बोला था पापा को कि आई मतलब मेरे को एक पॉलिटिक्स में भी जाना है। Okay. तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी पीजी कर लो, उसके बाद थोड़ा सा और पढ़ लो, एक करियर भी तुम्हारा वो चलेगा। तो वो करके उसके बाद हम सोचेंगे इस बारे में। तो मैंने पीजी किया। पीजी करने के बाद जैसे ही मतलब उसके बाद यूजुअली दिसंबर में इलेक्शंस हो जाते हैं हमेशा, एंड जनवरी तक तो आपके शपथ ग्रहण भी हो जाते हैं। बट अब ऐसा हुआ, लकीली वो ऐसा था कि हाँ आपके इलेक्शंस और डिलेड हो रहे हैं। वो मेरी बात ऐसे 6 महीने पहले चल रही थी कि घर पे कि नहीं इस बार हम करेंगे, पर मेरे एग्जाम्स नहीं हुए थे। मेरे एमएस का एग्जाम अभी दिसंबर में हुआ है, एंड देन आफ्टर दैट आई जस्ट जॉइंड इट। ओके, मतलब आपका मन था और आपको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली आपने बिल्कुल ग्रैब। हाँ, क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि मैं अपनी जनसेवा को और एक लार्ज प्लेटफॉर्म में बढ़ा सकूं, तो मुझे आना ही था इसमें आगे। जैसे कि आपने बताया कि आपकी माताजी भी पार्षद रही हैं, तो आपका राजनीति का अनुभव है, खास करके ग्राउंड की राजनीति का अनुभव है। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप एक बैनर तले हैं, एक पार्टी के बैनर तले हैं, तो आम आदमी पार्टी से आपका कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, उसकी फिलॉसफी से आपकी फिलॉसफी कैसे अलाइन होती है,
उसके बारे में आप अगर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। बिल्कुल। अगर आप आम आदमी पार्टी को देखते हैं तो सबसे पहले मैं केजरीवाल जी को अगर देखूं, वो इतने शिक्षित हैं, आईआईटीएन हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने मतलब दिल्ली जो आप कहते हैं मतलब दिल्ली हम जानते हैं कि राजधानी है हमारी पूरी इंडिया की। आप दिल्ली के नाम से हम पूरे बाहर देशों में जाने जाते हैं, आपकी राजधानी ही आपको लेके जाती है क्योंकि दिल्ली ही फेमस है ना। आप देखे जाए तो बाकी स्टेट्स को मे भी बाहर के लोग ना जाने, पर दिल्ली को जानते हैं। अब दिल्ली में आप सोचिए केजरीवाल जी ने इतनी अच्छी चीजें कर दी है, सारी सुविधा देखी, और वो मतलब ऐसे सामान्य लोगों को लेके चलते हैं आगे। तो मैं ये सोचती थी कि एक पढ़ा लिखा आदमी इसमें है तो वो ये सारी चीजें कर सकते हैं, तो मुझे भी इस चीज में कुछ अच्छा करना है। मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं ऑलरेडी जन सेवा कर रही थी, अब जन सेवा को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं वो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित की, इसलिए मैं इसमें ज्वाइन। ओके। पर मैम, आम आदमी पार्टी अभी पिछले कुछ दिनों से, या इनफैक्ट जब से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई है, किसी न किसी कारणवश से हमेशा कंट्रोवर्सी उसके साथ जुड़ी रहती है। आप ये कह सकते हैं कि एक नई पार्टी को सब लोग नीचे खींचना चाहते हैं, जो स्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं ऑलरेडी इस डोमेन में। बट अभी जो आरोप लग रहे हैं पिछले साल से, वो काफी गंभीर है और बिल्कुल उनकी फिलॉसफी के विपरीत है। तो एज ए यंगस्टर्स, जैसे जब मैं कॉलेज के दिनों में था तब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी अन्ना आंदोलन के बाद, और हम भी काफी उसकी विचारधारा से प्रभावित हुए थे। पर अब एक मोह भंग, या यूं कहिए कि उनमें और बाकी पार्टियों में वो अंतर नजर आना बंद हो रहा है, वो धीरे धीरे पाटते जा रहे हैं उस अंतर को। तो डू यू थिंक ये एक नेचुरल फिनोमिना है, मतलब लॉन्ग टर्म में सब सिस्टम्स वैसे ही हो जाते हैं, या ये सिर्फ एक बाहरी आवरण, असल में पार्टी पाक साफ है, पवित्र है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना, अगर कोई आगे बढ़ता है, ये एक नॉर्मल चीज है, ये आप पार्टी को लेके बस ना अगर देखा जाए तो कोई भी आगे बढ़ता है तो दूसरा उसको नीचे खींचने की कोशिश करता है। स- अभी आम आदमी पार्टी स्टैब्लिश कहाँ है? दिल्ली में और पंजाब में। अगर आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में इसलिए बार बार बोलती हूँ कि दिल्ली का मॉडल हम उतारना चाह रहे हैं हर जगह पे, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छा काम हुआ है। जी काम नहीं हुआ रहता तो 5 साल में ही जनता उनको भगा चुकी होती है। जी 5 साल के बाद वो फिर से पूर्ण बहुमत में आई है, तो कुछ ना कुछ उन्होंने डेफिनेटली कार्य किया है। बिल्कुल। और हम अगर बात करें कि पार्टी को जैसे नीचे खींचने की, या पार्टी में भी मिली भगत जैसे आप कह रहे हैं, या भ्रष्टाचारी जैसे भी है, तो दिल्ली जो है वो हमारी यूनियन टेरिटरीज में आती है ना। पूरा पावर आप केजरीवाल को देके देखिए थे, केजरीवाल जी को जी आप पूरा पावर देके देखिए, फिर आप देखिए कि दिल्ली में और क्या क्या हो सकता है। बात ये है कि यूनियन टेरिटरी में आने की वजह से वो भी, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, उनके पास पूरी पावर्स है ही नहीं। बाकी स्टेट में जहां पर यूनियन टेरिटरीज, जो स्टेट्स नहीं है हमारे, जो 7 आते हैं यूनियन टेरिटरीज में, मतलब आप दिल्ली में देखिए तो बेसिकली मेन रीजन वो है। अब आप दिल्ली जैसे शहर में आप ये सारी चीजें स्टैब्लिश, डिस्पाइट बीइंग अ यूनियन टेरिटरी, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आधी से ज्यादा काम करती है, उन मतलब वो पावर उनका भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है वहां पे। उसके बावजूद भी अगर उन्होंने ये सारी चीजें कर दिखाई है, तो कहीं ना कहीं उनको बुरा तो लगेगा ही, वो तो खींचने की, नीचे खींचने की कोशिश करेंगे ना। आप अगर किसी और के, आप ऊपर में बैठ के किसी का पावर आप छीन रहे हो, तो उनको तो यही लगेगा कि भाई मतलब आप सोचिए दिल्ली जैसे शहर में एक आम आदमी आके, एक नॉर्मल इंसान आके, जो आईआईटीएन आके ये सारी चीजें कर दिखाया, तो उनका डर तो बना हुआ है। जी। मैम, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, सिंस यू आर आई मीन फाइटिंग द मेयर इलेक्शन, और वो भी एक छत्तीसगढ़ की राजधानी का, तो आपके लिए एक आदर्श शहर, आइडियल सिटी क्या है? उसमें क्या ऐसी जरूरी चीजें हैं जो होनी चाहिए, और आप कैसे इमेजिन करते हैं अपने एक शहर को? देखिए, दिल्ली जो है, सॉरी रायपुर है हमारे शहर की राजधानी। हम इसे कहते हैं स्मार्ट सिटी। अगर आप देखा जाए तो हमारे रायपुर का नाम बदलकर चाकूपुर रख दिया गया है। अगर आपको यहाँ बताओ, आप देखिए यहाँ पर जो क्राइम के रेट्स है वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, रायपुर से चाकूपुर हो गया है इसका नाम। अब पार्टी तो आपको पता है फेमस है, अब यहाँ नाम बदलनी, तो सोचे हमारे शहर का भी नाम बदल गया है चाकूपुर रह के। तो स्मार्ट सिटी तो ये बिल्कुल नहीं गिला रही। आप स्मार्ट सिटी जो होना चाहिए वो ये, जहां पर आपकी महिलाएं सुरक्षित हो, सबसे पहले तो, है ना। सुरक्षा एक मुद्दा है। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी आप, मैं खुद एक मेयर इलेक्शन लड़ रही हूँ, ठीक है, फिर भी घर से 10 बार कॉल आता है पूछने के लिए कि आप कहाँ पर हो, क्या हो, किसके साथ हो। तो आप सोचिए मेरे साथ 10 लोग हैं, फिर भी घर पे चिंता लगी रहती है। जी तो सबसे पहले तो आप अपनी मतलब सिस्टर्स को, या फिर फीमेल्स जैसे आपकी वाइफ हो, है ना, मम्मी हो, किसी को भी आप ऐसे रात को जाने नहीं दे सकते कहीं, वो ना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। हर एक चौक चौराहे पे सीसीटीवी
फुटेज कैमरेज होना चाहिए वर्किंग। हमारे यहाँ जो कैमरेज है वो वर्क ही नहीं करते हैं। Okay. और नॉट ओनली चौक चौराहे बस नहीं, बाकी गली मोहल्ले में भी, क्योंकि चौक चौराहे में तो भाई आपकी भीड़ है ही है, तो वहां पर तो किसी की हिम्मत होती नहीं है कुछ करने की। आपको बेसिकली जो गली मोहल्ले में भी है वहां पर भी हर चीज ये सारी बेल और मोबाइल जो ट्रैकिंग होती है, सरकार मोबाइल बांटती है तो उसका कोई मतलब है, मोबाइल चलते नहीं, 4 दिन में खराब हो जाए, उसमें ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए सबसे पहले। तो हर चीज प्लानिंग के हिसाब से होनी चाहिए हमारे शहर में, तब तो वो स्मार्ट सिटी होगा। दूसरी चीज, अगर सड़कों को लेके आप देखिए, आप पहले सड़क बनाते हैं, उसके बाद आपको याद आता है अरे आपने पाइपलाइन तो बिछाई नहीं, फिर आप सड़क काटते हैं पाइपलाइन बिछाने के लिए। तो ये सारी चीजें कोई भी प्लानिंग से नहीं, फिर ना तो सड़क रहती है ना पीने का पानी मिलता है। रायपुर स्मार्ट सिटी कहलाती है, पर हमारे यहाँ आपको पता है ड्रेनेज की व्यवस्था है ही नहीं, ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ। आप ड्रेनेज की देखा जाए, जो नालियां बनी हुई है वहीं पर बाजू से आपकी पीने की पाइपलाइंस आते हैं पानी के, कहीं पर भी लीकेज होता है वही चीज मिक्स होती है, अल्टीमेटली हेल्थ इश्यूज होते हैं। आपके रोड्स खराब है, सड़क खराब है, वो आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे एक्सीडेंट के रूप में। हर चीज कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यूज से ही जुड़ी हुई है। फिर आपकी एजुकेशन के बारे में, अगर शिक्षा के बारे में अगर हम लेके चलते हैं, तो आप देखिए हर एक वार्ड में हम देखें तो हमारे पास नगर निगम वाले जो है स्कूल्स होते हैं वो है नहीं, हैं भी जहां पर भी वहां पर भी व्यवस्थित ढंग से चल नहीं रहे हैं। शिक्षक जो है वो आते नहीं है, बच्चे भी नहीं आते, शिक्षक आते हैं अटेंडेंस लगा के, उनको तो उनकी फीस मिल रही है वो बस चले जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हरी एरिया ऐसा जो ब्रोकन है एक तरीके से। बिल्कुल। तो मैम, जैसे आपने अपने पढ़ाई के दौरान या अभी तक के एक्सपीरियंस में बहुत सारे शहरों को देखा होगा, हो सकता है देश या देश के बाहर भी देखा हो, पढ़ा हो, जाना हो जी। तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा शहर है जहां से आप कुछ मॉडल्स हैं जिन्हें आप यहाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं, जो यहाँ उतार सकते हैं रायपुर के केस जी, में? आम आदमी पार्टी अभी बेसिकली दिल्ली में 10 साल तक एक्टिव थी, Okay. 10 साल वहाँ उनका वर्चस्व रहा है जी। तो हम वहां पर जो मॉडल उन्होंने, जैसे बेसिकली मैं हेल्थ से अगर मैं रिलेटेड बात करूं तो मैं हर वार्ड में एक वार्ड क्लिनिक की स्थापना कराना चाह रही हूँ। लाइक मोहल्ला लाइक मोहल्ला क्लिनिक। Okay. तो आप मोहल्ला क्लिनिक ना बोल के आप वार्ड क्लिनिक या मोहल्ला क्लिनिक, एनीथिंग यू कैन कॉल इट। तो मोहल्ला क्लिनिक हो गया, वार्ड क्लिनिक हो गया, ताकि लोगों को बहुत दूर ना जाना पड़े, मतलब वही मोहल्ले क्लिनिक में। और प्लस मैं तो ये सोच के रखी हूँ, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ सर्जन हूँ, तो बेसिकली जो इलेक्टिव सर्जरीज होती है हर एक वार्ड में, मतलब वार्ड में महीने में 3 बार या 2 बार, जैसा भी हो सके 3 से 4 बार फ्री ऑफ कॉस्ट मैं खुद प्रोवाइड कराऊँ, मैं खुद वर्क करूंगी। तो इससे मैं अपने हेल्थ, मतलब बेसिकली जो मैं सीखी आई हूँ, जो पढ़ती आई हूँ, जो सारी चीजें मैं इसमें अप्लाई कर सकती हूँ, इसमें मैं जनता को और ज्यादा मतलब प्रॉफिट करवा सकती हूँ। तो ये सारी चीजें। ओके मैम, जैसे आपने तो हेल्थ के पूरे स्टेटस को देखा होगा और रायपुर में भी आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस भी की है, तो हेल्थ सेक्टर में स्पेसिफिकली क्या समस्या, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं तो मैं इसमें थोड़ा और जोर दे रहा हूँ कि हेल्थ सेक्टर क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, खास करके जो निचले तबके के लोग आते हैं उनका सरकारी अस्पतालों से उन्हें दो चार होना पड़ता है और वहाँ की व्यवस्थाओं का आप हाल जानती हैं। तो उन परिस्थितियों में बिकॉज एज ए मेयर आपकी पावर्स लिमिटेड है, हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो एज ए मेयर आप कोई छोटी से छोटी चीज या आपके हिसाब से क्या ऐसी चीज है जो आप बदलाव ला सकती है? देखिए, वही मैंने कहा, जो वार्ड क्लिनिक की मैंने कहा, और मैं खुद सेवा करना चाह रही हूँ। बेसिक ये है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बीइंग, आप ये बताइए कौन सा मेयर प्रत्याशी जो होगा या कौन सा मेयर जो चुन के आया होगा वो कोई भी चीज निःशुल्क प्रोवाइड करेगा। मैं ये खुद, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं डॉक्टर होने के नाते, जैसे दवाइयाँ हो गई, अभी दवाइयाँ मिल रही है नहीं मिल रही है, ये सारी चीजें कोई ढंग से देखता नहीं, कौन सी दवाइयाँ मिल रही है, या पतली लाल रंग की गोली खानी है, पता भी तो हो कौन सी गोली है, वो किसी को पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो मैं खुद डॉक्टर, तो मैं ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझती हूँ, जानती हूँ। और दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया कि नालियों के बीच से आप देखें तो पानी की जो पाइपलाइन जा रही है, तो उसमें मिक्सिंग के बाद क्या होता है, लोगों को डायरिया, टाइफाइड, जो हमारे जो पीलिया फैलता है, जो ये पेट में दर्द हो रहा है, दस्त हो रहा है, लोगों को ये जो बीमारियां फैलती है, वो ये सब जो अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ, ये सब उन्हीं चीजों की वजह से फैल रही है। प्रिवेंटेबल है। बिल्कुल। तो मतलब डॉक्टर्स की एक मेन जो लाइन होती है वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये प्रिवेंट करेंगे हम तभी तो चीजें होंगी। और ठीक है, आप प्रिवेंट नहीं कर पाए तो क्योर करने के लिए मैं हूँ ही। ठीक मैम, जो रायपुर सीट है वो एक रिजर्व सीट है, सामान्य महिला के लिए रिजर्व सीट है। संविधान में 33%
महिला आरक्षण का जिक्र है, जिसे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 50% किया। तो अब उसके फलस्वरूप ये हुआ कि यहाँ सिर्फ महिला उम्मीदवारों को मौका मिला। पर हमने देखा कि कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पीछे एक पुरुष खड़ा है, जो कि बिल्कुल जग जाहिर है और नाम लेना सही नहीं होगा, पर सीधे साफ साफ झलकता है कि इनके पीछे कोई प्रॉक्सी, वो एक प्रॉक्सी कैंडिडेट है। बट आपके केस में ऐसा नहीं है। आपकी मदर का जरूर पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, बट आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। कुछ कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ के पीछे बैकिंग होता है। तो इस पे आपका क्या टेक है कि ये जो चीज हो रही है, ये उसकी स्पिरिट सही है, और लोगों तक वो मैसेज कैसे कन्वे हो कि बैकएंड के लिए नहीं देना है, जो फ्रंट में है वो उसमें भी उतना दमखम होना चाहिए। शायद मैं अपने आप को कन्वे कर पाया हूँ। मैं क्या बिल्कुल पूछना बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, मैं स्वयं सिद्धा हूँ। ठीक है, चाहूँ? मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। पेरेंट्स ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं अकेले लड़ सकूं। बाकी में भी उनमें इतना कॉन्फिडेंस ना हो, बिकॉज वो भी नहीं है मेयर उम्मीदवार के लिए। अगर वो मुझसे कंपैरिजन भी अगर किसी का किया जाए कि ठीक है उनके नाम के आगे हो या नाम के पीछे हो, तो बेसिकली मतलब मेरा एक पर्सनल ओपिनियन व्यू ये है कि नाम से मतलब हम यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव के बारे में बात करना है, तो हमको मेन मुद्दों के बारे में बात करनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। बाकी में भी उनको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए शायद वो किसी का सहारा लेना चाह रहे हो। मैं बस यही कहना जी चाहूंगी। जी। मैम, जैसे आपके हिसाब से अगर आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर्स को हम समझें कि आप जैसे ही अगर आपको चुनती है रायपुर की जनता, तो आपके प्रमुख 4-5 विषय कौन से होंगे जिन पे आप सबसे पहले वर्क करेंगे आपके एजेंडे में जो होंगे? देखिए, सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम बहुत ओके। ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज हमारी हो गई ट्रैफिक की जो अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ। आप देखेंगे कि आपको भी अब पहुंचने में समय लग गया होगा। जी मैं खुद जैसे रैली में चुनाव प्रचार के लिए अभी जा रही हूँ, जी कहीं ना कहीं रुकना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था, कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम, ऐसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पार्किंग की व्यवस्था हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ओके। जो सीसीटीवी फुटेज है जो लगे हुए हैं वो सब भी बिल्कुल भी वर्किंग नहीं। बिल्कुल जी वर्किंग नहीं है। और जो ट्रैफिक ये हो गया, गाड़ियों से जो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, वो सारी चीजों का मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा। तो आपकी इसे वॉइस वाली जो गाड़ियां आती है वो सब चीजें, उस पर तो बैन ही लगा देना चाहिए यहाँ पे। जी तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी शिक्षा के लिए हर एक वार्ड में जैसे एक अच्छा स्कूल हो, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो, जी बच्चों को बताया जाए कि बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बच्चे सिर्फ मिड डे मील खाने के नाम से स्कूल आते हो, जी मतलब वो स्कूल पढ़ने के लिए आए, समझे पढ़ाई लिखाई का महत्व समझे। जी ये नहीं कि सिर्फ क्योंकि अभी देखा जाए तो बच्चे सिर्फ मिड डे मील स्कूल के नाम से स्कूल आ रहे हैं। उनको ये पता है कि भाई हम स्कूल जाएंगे तो हमें खाना मिलेगा, बस उनको पढ़ाई से कोई वो मतलब नहीं है। तो ये हमारी बहुत। और फिर हेल्थ के लिए मैंने पहले ही बताया आपको, एक जो मोहल्ला क्लिनिक की जो बात हुई उसमें मैं खुद सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करूंगी। ये सारी होंगी। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्लस महिलाओं के लिए हमने बस की सुविधा जो है वो आम आदमी पार्टी हमारी तरफ से, ऐसा हमने ये गारंटी पत्र में अपने वो, डाला है कि हम वो बिल्कुल महिलाओं के लिए फ्री करेंगे। ओके। ठीक है मैम, क्योंकि इंडिया इज अ यूथ डोमिनेटेड कंट्री एंड छत्तीसगढ़ स्पेसिफिकली और यंग बिल- स्टेट है अमंग्स द स्टेट्स इन इंडिया, तो हमारे यहाँ काफी यूथ है, और हर साल हम नए यूथ तो मार्केट में एंटर कर रहे हैं, बट उनके लिए ना तो जॉब्स हैं, और सभी लोग बिल्कुल वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट सर्विसेज। तो उसके लिए कोई आपके पास रोड मैप है या प्लान है कि कैसे उनको गवर्नमेंट सर्विसेज की या तो तैयारी की जाए, और कैसे उनको अलग अलग चैनल्स में डाइवर्ट किए, वेदर इट इज स्किल डेवलपमेंट, वेदर इट इज प्राइवेट सेक्टर? तो उसके लिए आपके पास कोई विजन या प्लान है? आपने कुछ सोचा है उसके बारे में? बिल्कुल। मेल्स और फीमेल्स इसमें हम अलग तरीके से सोच सकते हैं। ओके। जैसे महिलाएं जो है तो गृह कार्य में बहुत अच्छी होती है अगर देखा जाए जी तो छोटे छोटे गृह कार्य जैसे अब छत्तीसगढ़ियों में ऐसा होता है कि छत्तीसगढ़ में बेसिकली जो महिलाएं हैं वो मतलब बिजौरी बना रही है, बड़ी बना रही है, जी मतलब पापड़ बना रही है। जी। तो वो सारी छोटी छोटी चीजों को हम गृह उद्योग से बिल्कुल हम कहते गृह हैं, उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल उन चीजों को हम बढ़ावा दे सकते हैं ओके। ताकि उनका मतलब जो स्तर है वो थोड़ा सा बढ़े। जी और पुरुषों के लिए अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले तो अभी जो बच्चे हैं मतलब जी उनकी तो शिक्षा को सबसे पहले हम महत्व देना चाहेंगे, जी क्योंकि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, यही हम कहते हैं। तो उनके अभी क्या क्राइम रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आप देखेंगे तो चाकूबाजी बढ़ गई है,
फिर बलात्कार की रेट्स भी बढ़ गए, हर चीज बढ़ गई है। और वो कहीं ना कहीं लिंक है मैम नशे से, बिल्कुल, एजुकेशन बिल्कुल, से और अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल। से। तो ये जो देखा जाए तो नशा है, ठीक है, फिर हमारे जो शराब के उद्योग है, ये सारी चीजों पे थोड़ा बैन करे, कुछ ना कुछ ये सब चीजें, वरना हर चीज प्लानिंग के हिसाब से, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। बिना स्ट्रिक्टनेस के ये सारी चीजें होंगी नहीं। कहीं ना कहीं इनको मॉनिटर करने वाला और ऊपर से जो मॉनिटर कर रहा है वो स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए ये सारे रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा। ओके मैम, क्योंकि ऑलरेडी इसमें दो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर ऑलरेडी हैं, बीजेपी एंड कांग्रेस, आप मान लेते हैं तीसरी प्लेयर है, तो क्वाइट लाइकली या हो सकता है कि हम तो आपको शुभकामना देंगे, पर हो सकता है जनता आपको इस बार ना चुने क्योंकि आप यंग हैं। अ, आपका ऐसा तो नहीं होगा कि आप मतलब कहीं और चले जाएंगी, जैसे आपकी पढ़ाई बाहर हुई है तो अब आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में लगे, या आपका इन केस यू फेस डिफीट एंड नॉट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो आपका आगे का प्लान क्या है उस परिस्थिति में? आप देखिए, सबसे पहले तो उन्हें सोचना चाहिए उनका क्या प्लान है। मेरे पास तो मेरा पूरा फ्लरिश करियर है, मैं सामने, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तो अपनी डॉक्टरी की चीज को इसमें अप्लाई करना चाह रही हूँ। वो सोचे, देखिए जीतेगा तो कोई एक, कोई भी एक ही जीतेगा ना, या मैं तो ये सोचू कि मैं ही जीतूंगी बिल्कुल हमारी पार्टी जीतेगी। मेरे पास तो मेरा पूरा फ्लरिश आगे पूरा करियर बचा है भाई, मेरा पूरा करियर है। आई एम जस्ट 29, मेरा पूरा करियर बाकी है। मैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश डॉक्टर हूँ, आई एम एस्टेब्लिश सर्जन। मेरे को अपनी स्किल्स को और बढ़ानी है। एमबीबीएस में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैं 2 साल वर्क कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मेरे को उसका नॉलेज है। उनको सोचना चाहिए कि उनके पास क्या है। बिल्कुल। तो आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि जीत हो या हार हो, आप जनता की सेवा में बिल्कुल। लगी रहेंगी। मैम, आपका मुकाबला राजनीति के दिग्गजों से होने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से जो कैंडिडेट्स हैं वो काफी एज वाइज मेच्योर हैं और राजनीति में कहते हैं कि पुराना चावल है, और आप पहली बार इसमें उतरी हैं, इस फील्ड में उतरी हैं। तो इस परिस्थिति में जनता के मन में क्या ये जाएगा कि आप बिल्कुल यंग हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, या आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आप क्या मैसेजिंग देना चाहती जनता के बीच में, और जनता से क्या रिस्पांस मिला है वो हमें हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप दिग्गज नेता से आप क्या समझते हैं। क्या दिग्गज नेता का मतलब ये होता है कि वो पहले नेता प्रतिपक्ष रही हैं, या दिग्गज नेता का मतलब ये होता है कि वो मेयर की वाइफ रही हो। ये दिग्गज नेता नहीं है। आप ये बताइए कि क्या वो पहले महापौर रह चुकी है। महापौर के लिए तो तीनों कैंडिडेट नए हैं हम, ओके। बिल्कुल तीनों न्यू हैं। जी। पार्षद के लेवल पे वो ना तो वो मतलब जो हमारी जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो नेता प्रतिपक्ष रही हैं, वो जनता द्वारा तो चुनकर कभी आई ही नहीं। और वो एक तरीके से शेडो मेयर है, मतलब मेयर की परिछाई कहा जाता है नेता प्रतिपक्ष पर को। मेयर मेयर तो नहीं रही है, जी। बात यही है। जी। मेयर के लिए तो तीनों प्रत्याशी हम नए ही हैं, ओके। है ना, बिल्कुल ठीक है। तीनों नए हैं। जी। तो दिग्गज नेता ऐसे कोई नहीं कहलाता है। ओके। अगर आप दिग्गज नेता कहना उनको चाह रहे हैं तो दोनों प्रत्याशियों को उन्हीं के वार्ड से आप मेयर इलेक्शन छोड़िए, आप उनको पार्षद चुनाव लड़ा के दिखाइए, वो भी निर्दलीय। अच्छा। बिल्कुल। और ठीक है, ये पॉइंट आपका मैं समझ गया। आपकी क्या मैसेजिंग है और आपकी क्या रणनीति है इनके खिलाफ? जनता का क्या रिस्पांस मिला है वो भी बताइए, अभी तक के देखिए, आपके प्रचार। बिल्कुल जहां जहां मैं गई हूँ जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है दोनों पार्टियों से, बदलाव चाहती है। और जनता का सपोर्ट, भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है, हमारी पार्टी को मिल रहा है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है हमें, आम आदमी पार्टी को, जी। जनता से। और मैसेज में ये देना चाहूंगी कि एक बार मौका देके देखिए कि आपको पता चलेगा कि असली स्मार्ट रायपुर किसे कहते हैं। आप रायपुर में रहते हो, आप चाकूपुर में नहीं रहते हो, जी। बिल्कुल आप रायपुर में रहते हैं, आप स्मार्ट सिटी में रहते हैं, जहां पर नेताएं बस अपने आप को स्मार्ट बनाते आ रहे हैं, पर हमारा शहर बिल्कुल स्मार्ट नहीं हो रहा है। ओके। तो मैं जनता से बस यही अपील करना चाहूंगी। मैं डॉक्टर शुभांगी तिवारी, आपकी आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी हूँ। आप एक बार हमें मौका देके देखिए आम आदमी पार्टी को, आपको बिल्कुल हम गारंटी दे रहे हैं कि हम रायपुर को एक बहुत अच्छा, स्वच्छ, सुंदर और आप जैसे चाहते हैं, और आपको जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपकी मूलभूत की सुविधाएं हैं, वो सारी चीजें आपको बिल्कुल जो आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं, कोई भी पार्टी अपने घर से नहीं देता, बिल्कुल हमारी जनता ये डिजर्व करती है, वो उनको बिल्कुल मिलेगा। ओके। मैम, रायपुर ऐसा नहीं है कि रायपुर नगर निगम ने पिछले दशकों में अच्छा काम नहीं किया है, चाहे वो नालंदा परिसर हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्विमिंग पूल हो, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हो, या फिर मरीन ड्राइव जैसे स्थल हो।
ये काफी अच्छे प्रयास किए गए हैं। तो इसी तरीके का बहुत सारे प्रयास विफल भी रहे हैं। तो इस कंटिन्यूएशन में आपका कोई लार्ज स्केल कोई प्रोजेक्ट है क्या आपके दिमाग में, या इन जनरल आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज रायपुर को देने के लिए कोई स्पेशल कोई आपके दिमाग में कोई प्लान हो तो वो जी, शेयर जो कीजिए। हमारे पास स्टैब्लिश चीजें हैं, जी। पर लेकिन वो बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है। अगर आप देखें तो बुढ़ा तालाब में हम उसको बहुत अच्छे से सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। वी कैन मेक इट टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस हम बना सकते हैं। जी। बाकी दूसरी चीज आप जो देखिए, वो जो स्काई वॉक वाली हमारी जो जगह है, जिसको डिसमेंटल करने की बात चलती रहती है, अभी तक ऐसा कुछ ना हुआ, वो बिल्कुल प्रोसेस में ही है। बट इतना पैसा जब उसमें लगा है, जनता के पैसा लगा है, पूरी सरकार का पैसा लगा है उसमें, जी। तो हम उस चीज के बारे में सोच सकते हैं कि हम वहां पर सीसीटीवी कैमरा बना दें, या फिर उसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बना दें, या फिर मतलब कुछ ना कुछ हम उसका सदुपयोग करें। जो चीज बन गई है, हमें तोड़ के कुछ फायदा जो होने वाला है, इंस्टेड हम उसको एक अच्छे वे में कुछ स्टैब्लिशमेंट, कुछ बेटर प्लानिंग करके हम उसको और अच्छा बना सकते हैं, ताकि शहर का भी डेवलपमेंट हो। टूरिस्ट अट्रैक्शन अगर प्लेस होगा तो लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। कुछ ना कुछ जो हमारे फुटकर व्यापारी हैं, वो वहां पर कुछ ना कुछ करके वहां पर उनकी भी स्टैब्लिशमेंट करा के हम कुछ अच्छा सोच सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को और बेटर मेंटेनेंस हो करना चाहिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बना के छोड़ देने से चीजें नहीं होती। आपको उस चीज को बिल्कुल कंटिन्यूएशन में रखना है। ये नहीं कि आपने मतलब जैसे मैं सर्जन हूं तो मैं बोले मैंने पेट खोला, पर पेट को बंद भी तो करना है मुझे, एब्डोमेन खोल के। सारी चीजें बिल्कुल प्लानिंग से होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।